ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। तो हमारा वैशेषिक दर्शन का प्रथम अध्याय, उसका भी प्रथम आहनिक पूर्ण हुआ। अब हम दूसरा आहनिक आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय का द्वितीय आहनिक, ठीक है जी। तो ये द्वितीय आहनिक शुरू करेंगे। इसमें सूत्र 17 हैं। प्रथम आहनिक में सूत्र कितने थे? 31। इस आहनिक में मात्र 17 सूत्र हैं। तो देखिए, पहले आहनिक में क्या पढ़े थे हम? इसके अंतिम भाग में कारण सामान्य और कार्य सामान्य की बात चली थी। ये विज्ञान भूमिका में पूर्वाहनिक से अंतिम भागे कारण सामान्यम और कार्य सामान्यम च प्रदर्शितम। तो कारण सामान्य और कार्य सामान्य इसको दिखा दिया गया। ये दोनों प्रकार का जो सामान्य है वो कार्य कारण के संबंध बिना नहीं हो सकता है। देखो, कार्य और कारण के संबंध बिना सामान्य कैसे होगा? कार्य और कारण दोनों का संबंध तो होना चाहिए, तो समानता होगा। सामान्य माने समानता। तब दिखाएंगे समानता किस में होती है? दो पदार्थ में होती है। तो इसलिए कार्य कारण होगा तो उसमें समानता दिखा देंगे कोई जो समानता होगा। तो वह कार्य कारण पहले हम बता चुके हैं। अब इसको आगे और खोलते हैं। जो कार्य कारण है ना, इसको और आगे बताया जा रहा है कि क्या इसका महत्व है। तो सूत्र 1 बोलिए, कारण अभावात कार्य अभावः। इसका प्रश्न देखिए सूत्र 1 का। कारण के अभाव होने से बराबर न होने से क्या होता है? यह प्रश्न है। कारण अभावात माने कारण के अभाव होने से बराबर न होने से क्या होता है? यह प्रश्न हुआ संस्कृत में सूत्र में। अब इसका उत्तर संस्कृत में मिलेगा उत्तर में कि कारण के अभाव होने से कार्य न होने से क्या होता है। तो उत्तर दिया, कारण अभावात कार्य अभाव। कारण के अभाव होने से कार्य का भी अभाव हो जाता है। लिखो इसको ही, सूत्र 1 का अर्थ लिखिए। कारण के अभाव होने से बराबर न होने से कार्य का भी अभाव हो जाता है। कारण के अभाव होने से बराबर न होने से या हट जाने से कार्य भी हट जाता है, नहीं रहता है। कार्य का भी अभाव हो जाता है। तो पहले इतना लिखना है, कारण के अभाव होने से बराबर न रहने से कार्य का भी अभाव हो जाता है। ठीक है, इतना सूत्रार्थ है। इसको खोलना चाहे तो वही खोलेंगे कि कारण के हट जाने से कार्य भी हट जाता है। जैसे कि धागा न हो वस्त्र नहीं रहेगा। ठीक है, कोई कपड़ा है उसमें से एक एक धागा निकाल दो तो कारण को हटा दिए, तो कारण के हटा देने से क्या होगा जी? कार्य भी हट जाएगा। कारण के अभाव से कार्य भी अभाव में आ जाएगा। ये सूत्र कह रहा है। ऐसे ही सूत्र 2 देखिए, ये भाष्य भी यही कहता है। ऐसे ही जे हम जो जन्म लिए हैं, ठीक है जी, ये जन्म हटा दो तो दुख भी हट जाएगा। पहले पढ़े थे ना, जो जन्म है इसका कारण क्या है? नहीं, जो दुख है इसका कारण क्या है? जन्म। तो दुख हटाना चाहते हो तो जन्म को हटाओ। ये न्याय भी पढ़ते न्याय में। तो दुख का कारण क्या है? जन्म लेना। उसका कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान हटाओ तो जन्म हट जाएगा, जन्म हट जाएगा तो दुख हट जाएगा जी। ये है, कारण के अभाव से कार्य का भाव हो जाता है। ठीक है। अब देखो सूत्र 2,
बोलिए, न तो कार्य अभावात कारण अभावः। अब इसका प्रश्न लिखिए। क्या कार्य के अभाव होने पर, क्या कार्य के अभाव होने पर कारण का भी अभाव हो जाता है? क्या कार्य के अभाव होने पर कारण का भी अभाव हो जाता है? तो उत्तर लिखो, न तो कार्य अभावात कारण अभावः, ये सूत्र रूप में है, इसका हिंदी में लिखिए कि कार्य के अभाव होने पर, सूत्र ये कह रहा है हिंदी में, सूत्रार्थ 2, कार्य के अभाव होने पर, कार्य के अभाव होने पर कारण का अभाव नहीं होता है। ठीक है, हाँ। तो प्रश्न क्या था कि क्या कार्य के अभाव होने पर कारण का अभाव हो जाता है? तो क्या उत्तर मिला? नहीं होता है। ये तो कहा सूत्र में, न तो कार्य अभावात, कार्य के अभाव होने से कारण अभाव, कारण का अभाव नहीं होता है। ठीक है ना जी? हाँ, जैसे कि कार्य क्या है? पेड़ है। क्या पेड़ को काट दो तो क्या कहते हैं, बीज है, जहाँ भी बीज बनता है, तो कहीं बीज रखा हुआ है तो बीज तो है, बीज हो तो वृक्ष फिर हो जाएगा। ठीक है जी? और बीज नहीं हो तो वृक्ष नहीं होगा। ऐसे आटा, आटा नहीं है तो रोटी नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी? लेकिन अगर रोटी नहीं है तो भी आटा आटा रहेगी, आटा रहेगा। पेड़ नहीं है, कोई बात नहीं, बीज है तो बीज से फिर पेड़ बन जाएगा, कारण है। तो कार्य के अभाव होने से कारण का अभाव नहीं होता है। वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, धागा रह सकता है। तो कारण न हो तो भी, हाँ, कारण न हो तो कार्य नहीं रहेगा, लेकिन कार्य के नहीं रहने पर कारण तो रह सकता है। ये सूत्र 2 में बता दिया गया है। अब सूत्र 3 देखो, सामान्यम विशेषयति बुद्धि अपेक्षम। प्रश्न देखिए इसका, सामान्य और विशेष, सामान्य और विशेष बराबर समानता और विशेषता, सामान्य और विशेष बराबर समानता और विशेषता। ये व्यवहार किसकी अपेक्षा से होते हैं? ये व्यवहार किसकी अपेक्षा से होते हैं? ये सूत्र 3 है जी, इसका प्रश्न। तो सूत्र में उत्तर दिया गया, जो प्रश्न है इसका उत्तर सूत्र में दिया गया। क्या दिया गया? सामान्यम विशेषयति बुद्धि अपेक्षम। क्या कहा इसमें सूत्र में कि सामान्य और विशेष, ये जो व्यवहार है बुद्धि की अपेक्षा से है। बुद्धि अपेक्षम माने बुद्धि की अपेक्षा से। क्या? सामान्यम विशेषयति, सामान्य और विशेष ये बुद्धि की अपेक्षा से है। वही उत्तर लिखो, सूत्र 3 का अर्थ लिखिए, सामान्य और विशेष बराबर समानता और विशेषता। ये व्यवहार, जो प्रश्न में है उसको उत्तर में लिखिए, सामान्य और विशेष बराबर समानता और विशेषता। ये व्यवहार बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं, बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं। ठीक है, ये हो गया सूत्र 3। तो बुद्धि से ज़्यादा जानते हैं ना, ये दो वस्तु में समानता है कि भिन्नता है, ये इसका निर्णय कौन करता है जी? बुद्धि। ये गाय गाय 4 गाय जा रहे हैं, तो चारों गाय हैं, ये निर्णय कौन करता है? बुद्धि करती है। और बीच में अगर बैल आ जाए तो
क्या बोलेंगे कि 4 गाय हैं और एक बैल है। तो भिन्नता का निर्णय कौन किया? बुद्धि। 2 भैंस हैं और 2 बैल हैं, तो भाई 2 तो बैल हैं और 2 भैंस हैं, तो दोनों में भिन्नता है, 2 बैल 2 भैंस। इसका निर्णय कौन करता है? बुद्धि। ये कह रहा है समानता और असमानता, इसका व्यवहार बुद्धि के परीक्षा से हम कर सकते हैं। इस सूत्र 3 कहता है। अब सूत्र 4 देखो, भावो अनुवृत्ते एव हेतुत्वात् सामान्यम एव। सामान्यम एव सूत्र 4 हुआ। इसका प्रश्न लिखिए, सत्ता को सामान्य क्यों कहते हैं, या सत्ता सामान्य क्यों है? ऐसा लिखो, सत्ता सामान्य क्यों है, ऐसा लिखो, सत्ता सामान्य क्यों है। तो उत्तर दिया सूत्र में, सूत्र 4 में उत्तर दिया, भावो अनुवृत्ते है एव हेतुत्वा सामान्यम एव, ये उत्तर दिया। तो क्या कहा इसमें, सूत्र 4 में क्या कहा देखो, कि सत्ता अनेक वस्तुओं में उपलब्ध होने के कारण, लिखो इसका अर्थ लिखो हिंदी में, सूत्र 4 का अर्थ लिखिए। भावो माने, भाव माने क्या होता है? सत्ता, ठीक है ना। सूत्र में क्या दिया है? भाव दिया है। हम क्या बोल रहे हैं इसको? सत्ता, पता है ना, भाव माने सत्ता होता है। तो सत्ता अनेक वस्तुओं में उपलब्ध होने के कारण सामान्य ही है। सत्ता अनेक वस्तुओं में उपलब्ध होने के कारण सामान्य ही है, या सामान्य है, सामान्य ही है करो, ठीक है, ब्रैकेट में कर दो। गुण कर्म और स्वभाव, जो अनेक वस्तु है ना जी, तो ये तो है गुण कर्म और स्वभाव, तीनों में उपलब्ध होने से। स्वभाव 3 पदार्थ हैं, तो ये 3 में सब वस्तु आ जाते हैं। ये ब्रैकेट में लिखना है समझने के लिए। गुण कर्म और स्वभाव उपलब्ध होने के कारण सत्ता सामान्य ही है। गुण कर्म और स्वभाव तीनों में उपलब्ध होने के कारण सत्ता सामान्य ही है, ठीक है। दोनों का उत्तर वही है। पहले क्या लिखते हैं? अनेक वस्तुओं में उपलब्ध होने के कारण। तो अनेक वस्तु कौन? वही द्रव्य गुण और स्वभाव। नहीं, द्रव्य गुण और क्या था? नहीं, द्रव्य गुण और कर्म। द्रव्य गुण कर्म लिखे ना जी, क्या लिखे थे? नहीं, द्रव्य गुण कर्म होगा ना जी। ब्रैकेट में द्रव्य गुण और कर्म होगा ना। हाँ, द्रव्य गुण और कर्म तीनों में उपलब्ध होने के कारण सत्ता सामान्य ही है। स्वभाव कर देते क्या? हाँ, वो बोलने का अभ्यास है, स्वभाव है ना, इसलिए। तो द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में उपलब्ध होने के कारण सत्ता सामान्य ही है। तो देखो, द्रव्य में भी सत्ता है, कर्म में भी सत्ता है, गुण में भी है। ये कहता है सभी वस्तु में सत्ता उपलब्ध होने के कारण ये सामान्य ही है। सामान्य माने समानता, समान रूप से सभी में है। गुण की अपनी सत्ता है, द्रव्य की अपनी सत्ता है, और कर्म की अपनी सत्ता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सामान्य। समझ गए? तो सामान्य में क्या होता है जी? समानता, और विशेष माने भिन्नता। ये है, यहाँ पर समानता की बात चल रही है। तो सभी में समान रूप से सत्ता है, वो इनकी समानता है। गुण कर्म स्वभाव में, गुण कर्म और इसमें गुण कर्म और द्रव्य में, हाँ, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सूत्र 4। तो 4 तक का पाठ यहाँ करते हैं। सूत्रार्थों को हमने यहाँ पूर्ण किया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।